हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, साथ ही साथ फॉर्मूला भी देखा था। आज हम इस फॉर्मूले को डिराइव करें, ठीक है। और इससे जो आपका दूसरा फॉर्मूला है उसको भी हम डिराइव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं, आप लिखेंगे, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास small m and specific heat capacity of small s। मान लें एक पिंड है, या मान लीजिए एक पिंड है, ठीक है, एक पिंड है, इस पिंड का द्रव्यमान m है तथा इसकी विशिष्ट ऊष्मा S है। Let it be kept at a temperature of small capital T, ठीक है। मान लें कि इसका तापमान T है तथा इसके परिवेश का तापमान T0 है, ठीक है। तो ये हमने माना है। अब क्या होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, परिवेश का तापमान क्या है, T0 है, और वस्तु का तापमान क्या है, T है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वस्तु का जो तापमान है वो ज्यादा है, ठीक है। तो वस्तु का तापमान, क्या जानते हैं कि वस्तु का जो तापमान है वो परिवेश के तापमान से अधिक है, यानी T बड़ा है T0 से। अब जब वस्तु का जो तापमान है वो परिवेश के तापमान से अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है कि वस्तु और परिवेश दोनों के तापमान में कुछ अंतर है। वस्तु का तापमान T है, परिवेश का T0 है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, तापमान का अंतर है, तापांतर है, जिस कारण क्या होगा, जो वस्तु है उसकी ऊष्मा आपकी कहाँ जाएगी, T0 की ओर जाएगी, ठीक है। क्यों, T का तापमान अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका अधिक है उसका कम है, तो यहाँ से उधर जाएगी ताकि तापमान आपका बैलेंस हो सके। तो यानी क्या होगी, ऊष्मा प्रवाहित होगी, ऊष्मा बॉडी से, वस्तु से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे आपका
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें क्या पता है कि जो ऊष्मा के बाहर निकलने की दर है या ऊष्मा के जो है प्रवाहित होने की जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? तापांतर के ऊपर निर्भर करता है, यानी T माइनस टी नॉट के ऊपर निर्भर करता है, जहां पर T क्या है? वस्तु का तापमान, T नॉट क्या है? सराउंडिंग यानी परिवेश का तापमान। ठीक है, तो ये आपका किससे आया है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आपका ये आया है। ठीक है, अब यहां पर Q क्या है आपका? Q dq बाई dt जो है ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर। ठीक है, अब यहां पर Q क्या है? हीट, ऊष्मा। हीट का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। हीट का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है Q बराबर, आप लिखें ऑल्सो Q बराबर m s t, जहां पर m क्या है? द्रव्यमान, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, t टेम्परेचर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? इस समीकरण 2 को एक में रख देंगे तो आपका हो जाएगा d m s t बाय डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इसके इक्वल्स टू रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको हटाएंगे। ठीक है, पहले हम इसे ही हटा देते हैं। हम क्या जानते हैं? ऑल्सो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं माइनस डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू, ये आपका स्मॉल के है। ठीक है, के आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे, स्मॉल के आ जाएगा के इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या रख देते हैं? क्यू की वैल्यू रख देते हैं, क्यू बराबर एम एस टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी एम एस टी एम एस टी बाय डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। अब m क्या है? m द्रव्यमान, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी ये दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। तो ये हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट। ये आपका इस तरीके से है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब यहाँ पे क्या आया? माइनस डी टी अपॉन टी बराबर के अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट आया। अब हम क्या करेंगे? ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट है, एक नियतांक है। ये भी आपका नियतांक है, ये भी आपका नियतांक है, यानी ये जो आपके पास टर्म है ये पूरी की पूरी एक कांस्टेंट है, एक नियतांक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? के अपॉन एम एस के हम ले लेते हैं कैपिटल के बराबर, यानी इसकी जगह कैपिटल के लिख लीजिए। और ये क्या है आपका? अनदर कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, यानी ये दूसरा आपका नियतांक है। ठीक है, दूसरा नियतांक। ठीक है, दूसरा नियतांक। अब हम इसके जगह कैपिटल के रख देते हैं तो हमारे पास आएगा माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। अब यहां पर जो t है, ठीक है, t है यहाँ पे, ये क्या दर्शा रहा है? dt अपॉन dt क्या दर्शा रहा है? dt अपॉन dt दर्शा रहा है फॉल इन टेम्परेचर, यानी तापमान में गिरावट, फॉल इन टेम्परेचर। यानी तापमान में गिरावट। ठीक है, तापमान में गिरावट, क्योंकि आप क्या जानते हैं?
हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग ये पढ़ा कि जो आपकी ऊष्मा के प्रवाहित होने की दर है वो तापांतर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तापांतर किसका? वस्तु का और उसका परिवेश का। और आप ये जानते हैं कि वस्तु ज्यादा गर्म है, परिवेश ठंडा है, तो ऑब्वियस सी बात है हीट जो है, ऊष्मा जो है वो वस्तु से परिवेश में जाएगी। ठीक है, अब जब वो वस्तु से परिवेश में जाएगी तो क्या होगा? आपका हीट का फ्लो होगा ही, पर साथ ही साथ वस्तु के तापमान में गिरावट आएगी। ठीक है, वस्तु के तापमान में गिरावट आएगी, जो कि आपका dt बाई dt से शो किया जा रहा है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन यही दर्शा रहा है कि ताप में या तापमान में गिरावट है। तो आप लिखेंगे नेगेटिव साइन शोज, नेगेटिव साइन in dt by dt shows that there is a fall in temperature of the body। यानी ये आप लिख दीजिए नेगेटिव या माइनस चिन्ह दर्शाता है कि वस्तु के तापमान में गिरावट आई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका शो होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब आपका इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं इसके बेस में आपके क्या होंगे? क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला क्या निकाला? माइनस dt अपॉन dt इक्वल्स के t माइनस टी। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? t की बात कर रहे हैं। और t क्या है? t आपके वस्तु का तापमान, यानी बेसिकली हम वस्तु के औसत तापमान की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? dt अपॉन dt इक्वल्स टू, हमने माइनस साइन इधर ले लिया, के t माइनस टी। यहाँ पर आप t को जो है औसत तापमान ले सकते हैं, औसत तापमान किसका? वस्तु का औसत तापमान। ठीक है, वस्तु का औसत तापमान। ठीक है, वस्तु का औसत तापमान। तो आप T को लिख सकते हो T बराबर T1 प्लस T2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा dt अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस के T1 प्लस T2 बाय 2 माइनस T नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला आ गया है। अब इसी फॉर्मूले के बेस में आपके काफी सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है,
और कौन सा है आपका फॉर्मूला जो इनिशियली हमने पढ़ा, शुरुआत में जो हमने पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जो है नोट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो इस टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ हमने बीच में डिस्कस किए, कुछ हम अब डिस्कस करें। तो ये जो न्यूमेरिकल है, ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर ही बेस है। तो आज हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, पैन filled with hot food cools from 94 डिग्री सेल्सियस to 86 डिग्री सेल्सियस। यानी एक पैन है और उसमें खाना रखा है। खाना क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं खाना क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, टेम्परेचर, तापमान। यानी शुरुआत में खाने का जो तापमान था, शुरुआत में खाने का जो तापमान था वो 94 यानी 94 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और फिर क्या हो गया, क्या 86 यानी 86 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी क्या हुआ है, तापमान में गिरावट आई इन 2 मिनट्स। और ये कब हुआ है, 2 मिनट में हुआ है। यानी जो समय लगा है वो 2 मिनट का समय लगा है। When the temperature, room temperature is 20 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ आपको कमरे का तापमान दिया गया है, कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। और कमरे का तापमान यानी बेसिकली यहाँ पे परिवेश की बात की गई है, तो ये परिवेश का तापमान है यानी T0 है। How long will it take to cool from 71 डिग्री सेल्सियस to 69 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको बताया गया है, एक कंडीशन दी गई है। अब आपसे कहा गया है कि अगर खाने का शुरुआत में जो तापमान है वो अगर आपका 71 डिग्री सेल्सियस है और फिर ठंडा होने के बाद ये अगर 69 हो जाता है, तो इतना मतलब तापमान में इस गिरावट आने में कितना समय। पहले में आपको क्या दिया है, तापमान में जो गिरावट है वो दिया गया है, समय दिया गया है, कमरे का तापमान दिया गया है। आपसे पूछा है कि जो है यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है। अब आपसे पूछा है कि अगर इसी खाने को 71 डिग्री सेल्सियस का ये है और फिर ठंडा होके 69 डिग्री सेल्सियस का ये खाना हो जाता है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसे हम नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले आपको T1 दिया गया है। ठीक है, केस 1 के लिए आप लिखेंगे केस 1, अब लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फूड। भोजन का प्रारंभिक तापमान यानी T1 यानी 94 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फूड यानी भोजन का अंतिम तापमान कितना है, 86 डिग्री सेल्सियस।
इस केस में खाने को ठंडे होने में लगने वाला समय या भोजन को ठंडा होने में लगने वाला समय, ठीक है, यानी टी, स्मॉल टी कितना है आपका 2 मिनट, ठीक है। टाइम टेकन कितना टाइम लिया गया है 2 मिनट, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, नोट करेंगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, dt बाय dt इक्वल्स टू माइनस के ब्रैकेट में t माइनस टी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास टी नॉट भी दिया गया है, ठीक है। आप लिखेंगे कमरे का तापमान या परिवेश का तापमान लिख लीजिए, परिवेश का तापमान, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट या ऑफ द रूम, ठीक है। कमरा लिख दीजिए, रूम, टी नॉट, ठीक है, कितना दिया गया है 20 ठीक है, दिया गया है। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला है आपका dt बाय dt इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है तापमान में गिरावट की दर dt बाय dt। सबसे पहले ये आपका वन फर्स्ट इक्वेशन है, dt बाय dt का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे t माइनस, या यहाँ पे आएगा आपका T1 माइनस T2 अपॉन टेम्परेचर, टाइम जो है स्मॉल टी, ठीक है, इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तापमान के में गिरावट की दर इक्वल्स माइनस के। अब इसकी अगर हम बात करें, टी की अगर हम बात करें, तो टी के बारे में हमने क्या कहा था, टी किसके बराबर होता है, वस्तु का औसत तापमान, यानी जो तापमान में गिरावट हुई है उसका औसत तापमान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वस्तु का औसत तापमान होगा वो होगा T1 प्लस T2 बाय 2, ठीक है, माइनस टी नॉट, ठीक है। तो टी की जगह T1 प्लस T2 बाय 2, dt बाय dt के जगह T1 माइनस T2 बाय टी, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे। T1 कितना है आपका 94 लिखेंगे, माइनस T2 कितना है 86, स्मॉल t कितना है आपका 2 मिनट 2, ठीक है। के आपको पता नहीं है, निकालना है। T1 कितना है 94, T2 कितना है 86 बाय 2, ये आपका ब्रैकेट में होगा, माइनस टी नॉट 20 यानी 20, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। 94 माइनस 86 यानी ऊपर आ जाएगा आपका 8, ठीक है, ठीक है। 8 बाय 2, 8/2, 8/2, ठीक है, माइनस के इसे ऐड कीजिए, ठीक है। तो ये 180/2 यानी 180/2,
ठीक है, माइनस 20 ये हो गया 4 माइनस के 90 माइनस 20 4 इक्वल्स टू माइनस के इंटू 70 यानी माइनस के इक्वल्स टू 4/70। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो के है उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसे आप सेकेंड इक्वेशन मानिए। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट दिया गया है, उसके बेस में आपका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जो आपका खाना है, जो भोजन है, उसे 71 से 69 डिग्री सेल्सियस में जो है उसके तापमान को बदलने में कितना समय लगे, यानी टाइम निकालना। T1 T2 दिया गया है, रूम का टेम्परेचर वही होगा T0 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना है T, स्मॉल t, ठीक है, ये डेल्टा। ठीक है, तो आप लिखेंगे केस 2 लिखेंगे आप इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फूड, भोजन का प्रारंभिक तापमान यानी T-1 ले लीजिए। ठीक है, कितना है T-1? 71। ठीक है, 71 71 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है फाइनल टेम्परेचर ऑफ द फूड, T-2 ले लेते हैं। भोजन का अंतिम तापमान क्या दिया गया है? 69 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 69। ठीक है, T0 आपका वही है, परिवेश का तापमान, टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट यानी T0 20 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है? समय, टाइम टेकन। समय या डेल्टी। अब यहाँ पे आपका जो यहाँ पे के है, कांस्टेंट जो है वो आपका सेम रहेगा। तो आपकी के की वैल्यू यानी माइनस के की वैल्यू है 4/70। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो के की वैल्यू होगी वो सेम होगी, -4/70 या 4/70। ठीक है, माइनस के लेते हैं आप। ठीक है, यही आपका के होगा, के आप सेम लेंगे। अब फॉर्मूला सेम है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। dt/dt इक्वल्स टू माइनस के t माइनस T0। ठीक है, अब इसमें भी मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा? T1 माइनस T2
अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे आपका डैश था, हम डैश ले लेते हैं। ठीक है, अब वो भी ले सकते हैं। माइनस के T1 डैश प्लस T2 डैश बाय 2। ठीक है, ये आपका अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस T0। वैल्यूज रखेंगे। T1 डैश कितना है आपका 71, T2 डैश 69। 71 माइनस 69 बाय टी इक्वल्स टू, वैल्यू रखेंगे 4/70। हो गया 71 माइनस 69 बाय, सॉरी प्लस 69/2। ठीक है, माइनस 20। ठीक है, क्या आएगा नोट करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। 2/t, ठीक है, 2/t, ठीक है, बराबर 4/70। इसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में 140/2 माइनस 20। 2/t बराबर 4/70 गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो आपका एलसीएम हो गया 140 माइनस 40। ठीक है, 140 माइनस 40 सॉल्व करेंगे फर्दर। 2/t बराबर 4/70 गुणा 100/2। ठीक है, 100/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 2/t इक्वल्स टू 2/7। ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 20/7। ठीक है, टी निकालना है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो टी बराबर आ गया आपका 7। एक मिनट, यहाँ पे होगा आपका, ये आपका 20 है, 20 है, तो ये 10/7। ठीक है, 1/t, 20 20/7 है, तो ये 10/7 हो जाएगा। तो यानी t की वैल्यू हो जाएगी 7/10। ठीक है, तो ये आपका आ गया मिनट्स में। अब इसे हम सेकंड में परिवर्तित कर देते हैं। 60/10 हो रहा है, ये सेकंड में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 जा 42 यानी 42 सेकेंड। ठीक है, तो खाने को गर्म होने, ठंडा होने में 42 सेकेंड लगेंगे। तो आप लिखेंगे भोजन को ठंडा होने में, भोजन को या भोजन का तापमान 71 डिग्री सेल्सियस, 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस होने में 42 सेकेंड लगेंगे। टाइम टेकन 42 seconds will be taken by the food to become, to cool down। ठीक है, नोट करेंगे।
बच्चों आज हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला है उसे डिराइव किया, साथ ही साथ इसके बेस में हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये चैप्टर है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।